गुड मॉर्निंग सभी को सुबह की नमस्ते हरी हर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मज़े में हैं। मौसम बदल रहा है और तबीयतें भी खराब होने की संभावना है ना? तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बढ़िया। आज हमारे जीवन विद्या जन संवाद ग्रुप में जो मैसेज आया उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम वापस मानवीय प्रवृत्तियों में परिमार्जन की जो विधि है उसको समझेंगे। ठीक है? तरण तारण की सार्थकता। इस सौभाग्यशाली मुहूर्त में आप हम सब यहाँ अर्थात अमरकंटक में उपस्थित हुए हैं। इस स्थान को युगों से एक सेकंड। इस स्थान को युगों से हम मानव सर्वोपरि पवित्र स्थल मान कर चले हैं। यहाँ सभी प्रकार के लोप दोष से मनुष्य दूर हो जाता है, ऐसा पुराणों भागवत आदि ग्रंथों में लिखा है। यहाँ मैंने लगभग 55 वर्ष तक निवास किया। यह जो पुराणों आदि में कही गई बात है वह पूरा सही है, लेकिन उसमें एक शर्त है। उस शर्त की ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है। पवित्रता की ओर हमें जनक ये मैसेज जो है ये पूरा नहीं आया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर भी मेरे पास दूसरे तरीके से उपलब्ध है तो मैं पढ़ देती हूँ। लेकिन उसमें एक शर्त है, उस शर्त की ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है, वह है पवित्रता। एक एक व्यक्ति को एडमिट भी करना है ना? चलिए ठीक है। लेकिन उसमें एक शर्त है, उस शर्त की ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है, वह है पवित्रता। पवित्रता की ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है, पवित्रता की आवश्यकता महसूस करने की जरूरत है, पवित्रता को प्रयोजनशील बनाने की जरूरत है, पवित्रता को प्रमाणित करने की जरूरत है। ऐसी 4 स्थितियां बनी हैं। इसमें से चौथी स्थिति में मैं अपने को मानते हुए इस शरीर को जीवित रखता हुआ अनुभव करता हूँ। इस जगह को तीर्थस्थली कहा जाता है। तीर्थस्थली के बारे में कहा गया है, ऐसे ही ऊपर हो गया। तीर्थस्थली के बारे में कहा गया है, स्वयं तरता पराम तारयेत। इसी को तरण तारण शब्द दिया गया है। प्रश्न है, तरण तारण की सार्थकता क्या है? जितने भी कायिक वाचिक मानसिक गलतियां हैं उनसे मुक्ति दिलाना ही तारण है। उन गलतियों से मुक्त होकर स्वयं को प्रमाणित करना ही तरण है। क्या समझ में आने से तरण तारण होगा? इसको खोजने गए तो विगत में उसे रहस्य में ले गए। ज्ञान से ही तरण तारण होगा, यह करीब करीब सभी समुदायों में स्वीकृत है, ऐसा मेरा सोचना है। विगत में जिसको ज्ञान बताया था उसको जीने के बारे में सोचा तो वह रहस्य में चला गया। इन दो बातों को मैं यहाँ आने से पहले सुन समझ के आया था। यहाँ आने के बाद मेरे साथ जो घटनाएं हुई, साधना के बाद समाधि, समाधि के बाद संयम, संयम के बाद जो कुछ मुखरण या प्रस्तुति हुई, उससे सुख और दुख के स्वरूप का पता चल गया। कैसे हम सब सुखी होते हैं, कैसे हम सब दुखी होते हैं, यह पता चल गया। आगे देखते हैं। सारे गलतियों से मुक्ति ही सुख है। सारे गलतियों को सही मान करके चलना दुख है, इतना ही बात है। समस्या के समीकरण में दुख है, समाधान के समीकरण में सुख है। इसको मैं समझा और समझने के बाद जिया। जीने के बाद ऐसा लगा कि यह बात ठीक है। ऐसा लगने के बाद कुछ लोगों के बीच में मैंने स्वयं का परीक्षण करना शुरू किया। मैंने स्वयं को संसार द्वारा परीक्षण कराने के लिए प्रस्तुत किया है, कोई उपदेश देने के लिए प्रस्तुत नहीं किया है। आप मुझको परीक्षण कर सकते हैं,
मेरी कही हुई बातों को समझकर परीक्षण कर सकते हैं। मेरा परीक्षण और मेरे द्वारा कहे गए तथ्यों का परीक्षण आप कर सकते हैं। इन दोनों बातों को लेकर मैं आज चल रहा हूं। इन दोनों बातों को लेकर मैं आज चल रहा हूं। इस तरह चलने पर एक बात बहुत अच्छी सूझ आई कि मनुष्य किस विधि से सुखी हो जाता है और किस विधि से दुखी हो जाता है। उसकी थोड़ी सी झलक आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। ये बाबा जी बात कर रहे हैं अनुभव शिविर में जनवरी 2006 में। बढ़िया, तो काफी सारे लोग ज्वाइन हो गए हैं और हम हमारे आज के कार्यक्रम को शुरू करना चाहते हैं। करीब 18 लोग हैं हमारे साथ। बढ़िया, सभी का स्वागत है। और पापा जी भी आ गए ना? हाँ, ठीक। प्रणाम पापा जी, है ना? आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, माइक भी अनम्यूट कर लीजिए। हम लोग बात कर रहे हैं मानवीय प्रवृत्तियों में परिमार्जन कैसे हो, इस पर चर्चा चल रही थी, गहन चर्चा चली, है ना? आप में से लेट्स सी कि कितने लोगों को ध्यान है कि हम क्या चर्चा कर रहे थे और कहाँ तक बात पहुंची थी, पिछले क्लास की कौन सी बात आपको छू गई, या कोई प्रश्न हो तो वहां से आज का सत्र शुरू कर सकते हैं। जी, है कोई जिनको कुछ पूछना हो या बताना हो या ध्यानाकर्षण कराना हो? किसी को याद है कि हमने कल पिछले सत्र में बातचीत क्या करी थी? अपने नोट्स में एक अच्छी बात पढ़ दें। हाँ निमिषा दीदी, स्वागत है जी जी। जी, एक तो लंबी बात है लेकिन मैं संक्षिप्त में बोलूंगी। एक जगह पे हूँ तो अभी इतना सारा नहीं बोल पाऊंगी, किसी को डिस्टर्ब होगा। तो इतना बताया था कि पांचों मतलब क्लेश परिपाकात्मक प्रवृत्तियों की बात हुई थी हमारी। और हम्म। वो उसका इफेक्ट सिर्फ व्यक्ति तक नहीं रहता है, व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतराष्ट्र तक पांचों स्थितियों में उसका किस तरह से इफेक्ट आता है, हाँ। उसका पूरा व्यू दिया था भैया ने। और उसका उन्होंने बताया था कि उसी के साथ न्याय धर्म सत्य का भी मतलब नियम नियंत्रण संतुलन का कैसे काम होता है, पांचों मतलब प्रभुता संप्रभुता उसका बात हुआ था, हमारा हम्म। मध्यस्थ गुण का बात हुआ था। हम्म। मतलब पांचों स्थिति और जीवन और शरीर अविभाज्य है। जीवन को जब तक नहीं समझते हैं तब तक ये पूरी बात नहीं हो सकती। मैंने लिखा भी है लेकिन कोई सो रहा है बाजू में तो मैं इतना सारा बात नहीं करूंगी, ठीक है है ना। ठीक है। जी बढ़िया बढ़िया, ध्यानाकर्षण यहीं यहीं तक लगभग लगभग हम पिछले सत्र में पहुंचे थे कि नियम नियंत्रण संतुलन, है ना, और न्याय धर्म सत्व सत्य पूर्वक जीना जो है, इसी का नाम प्रभुता। समाधानात्मक ऐसा विचार है ना, इन नियमों में जीते हुए ऐसा समाधानात्मक विचार का नाम प्रबुद्धता। ऐसा व्यवहार हो जाए, न्याय सम्मत व्यवहार का नाम जो है वो संप्रभुता है। और नियम सम्मत कार्य, इसी का नाम प्रभु सत्ता है ना। तो यहाँ तक हमने बातचीत करी थी। तो पापा आज इसके आगे से शुरू कर सकते हैं हम लोग। जी। तो कोई प्रश्न नहीं है ना? हाँ, कोई प्रश्न तो शायद किसी का भी बना नहीं है, काफी क्लैरिटी मिली ही थी। जी। हाँ। तो जैसे जैसे अमानवीय प्रवृत्तियों के बारे में हमने हम्म। पढ़ा था, वैसे ही मानवीय प्रवृत्तियों को पहचाना गया है असंग्रह, सरलता, स्नेह, विद्या और अभयता के रूप में। जी। असंग्रह का मतलब यहाँ पर विरक्ति से नहीं है ना। हम्म। असंग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक उत्पादन यानी समृद्धि से है। जी। लेकिन समृद्धि व्यक्तिवादी नहीं है। हम्म। ऐसा कहा कि परिवार में समृद्धि, लेकिन परिवार में समृद्धि को भी सभी परिवारों में समृद्धि का है। यदि सभी परिवार में समृद्धि नहीं है, हम्म। उस स्थिति में समृद्धि की अक्षुण्णता नहीं है। हम्म। तो इसलिए समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए ये कहा कि हर परिवार उत्पादन करेगा, जी। जागृत मानव परंपरा में।
अभी भी यदि हम लोग देखते हैं तो अभी बहुत कम परिवार ही जो है उत्पादन का काम करते हैं। सही महानगर बात। जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे लगभग ऐसा अनुमान है कि 30 तक है ना, हम्म। लगभग 55% आबादी शहरों में रहने लगेगी दुनिया की। ओ। और एक समय जब पी चिदम्बरम जो है भारत के गृह मंत्री थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आने वाले समय में भारत में 72% आबादी जो है वो शहरों में रहेगी, इसलिए शहरों के आधार पे इकोनॉमी पे विचार करना पड़ेगा। तो शहरों का जो स्वरूप है वो ऑलमोस्ट ऐसा है कि वहाँ पे गैर उत्पादक वर्ग होता है ज्यादा। हम्म। गैर उत्पादक का मतलब है जो उत्पादन का कार्य नहीं करते हैं, जो जी। ना कृषि का उत्पादन करते हैं ना औद्योगिक उत्पादन करते हैं। बहुत कम लोग औद्योगिक उत्पादन में रहते हैं। हम्म। शहरों का स्वरूप ये, तो इसके कारण से धीरे धीरे हमारे देश में भी जो गैर उत्पादक वर्ग की संख्या बढ़ती जा रही है। उसके कारण से उत्पादक क्लास पे आवश्यकता से अधिक दबाव आ रहा है, हम्म। और जो गैर उत्पादक क्लास है वो बिना किए हुए ज्यादा संग्रह करना चाहता है ना, तो उसमें संग्रह का प्रवृत्ति और संग्रह के कारण हम्म। से भोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो इसके कारण से असंतुलन दिखता है, और यही हम्म। असंतुलन विरोध का कारण बनता है। जो उत्पादक क्लास है उसके अंदर एक विरोध रहता है, हम्म। और उस विरोध के कारण से बहुत सारी चीजें बिगड़ जाती है ना। हम्म। तो असंग्रह की प्रवृत्ति का मतलब है जब परिवार समूह एक होते हैं, ग्राम एक हो जाता है और मिलजुल हम्म। के योजनाबद्ध विधि से यदि उत्पादन करते हैं ना, हम्म। योजना बना के, मतलब पहले सर्वे करके हम्म। आवश्यकताओं को पहचानना, और फिर उन पहचानी हुई आवश्यकताओं के आधार पे उत्पादन को सुनिश्चित करना। अभी क्या है, व्यक्तिवादी पूंजी होने के कारण से और लोगों में आपस में स्नेह नहीं होने से, है ना, हम्म। स्नेह की जगह परस्पर द्वेष और अहंकार के कारण से लोग जी। एकत्रित होके एक होके उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण से उत्पादन समस्या है। जिन लोगों के पास जमीनें वगैरह भी हैं, हम्म। तो वो उत्पादन नहीं करते हैं। अधिकांश ऐसे देखा गया है कि उत्पादन उनके यहाँ मजदूर लोग करते हैं। सही बात जैसे है। आपके गुजरात में भी आप देखेंगे कि ज्यादातर जो पैसे वाले लोग होते हैं वो जमीनें खरीद लेते हैं। हम्म। उनके वृद्ध माता पिता जो है वो गांव में रहते हैं, और बाकी मजदूर लोग रहते हैं जो खेती किसानी का काम करते हैं, जो बिल्कुल दूसरे बिल्कुल, लगभग 70-80% ऐसा ही है। दूसरे राज्यों से आए हुए। हम्म। तो इसीलिए जब हम उत्पादन नहीं करते हैं तो समृद्धि का भाव नहीं आता है, हम्म। और जो मजदूर होता है उसमें भी समृद्धि का भाव नहीं आता है, क्योंकि वो उसका स्वत्व नहीं है उत्पादन। हम्म। हम्म। इसलिए जो उत्पादक वर्ग है, जिसको हम खेतीहर मजदूर कह रहे हैं, हम्म। ज्यादातर उत्पादन में, सीधे उत्पादन में लगा हुआ जो वर्ग है वो खेतीहर मजदूर है। हम्म। खेतीहर मजदूर में समृद्धि आ नहीं सकती, क्योंकि वो उसका स्वत्व नहीं है, जो उत्पादन किया है वो उसका स्वत्व नहीं है। तो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था विधि से असंग्रह को अक्षुण्ण और सुरक्षित रखने के लिए, निरंतर बनाए रखने के लिए ये कहा गया है कि परिवार के सभी लोग उत्पादन में भागीदारी करें, और हर परिवार उत्पादन के कार्य में भागीदारी करे, और हर परिवार समूह जो है और ग्राम समूह योजनाबद्ध तरीके से उत्पादन का काम हम्म। करे। अभी योजना नहीं, अभी बाजार के लिए उत्पादन होता है ना। सही। योजना बना के हम अपनी आवश्यकताओं को पहचान के आवश्यकता के लिए उत्पादन नहीं करते, आवश्यकता पूर्ति के लिए उत्पादन नहीं करते। हम्म। और इसके कारण से परिवार और परिवार समूह, ग्राम समूह सभी जो है वो अभावग्रस्त दिखते हैं ना, हम्म। कि हम बाजार के लिए उत्पादन करते हैं, फिर हमारा उत्पादन बाजार में जाता है, बाजार से वो जो है वस्तुएं तैयार होके पैकेजिंग होके हमारे पास वापस आता है,
तो इसके कारण से समस्याएं बनती हैं। इसीलिए असंग्रह प्रवृत्ति को मानवीय मूल प्रवृत्ति माना है। लेकिन असंग्रह प्रवृत्ति कैसे आएगी कि जब उत्पादन में सभी की भागीदारी होगी, वस्तुएं सुलभ हो जाएंगी। और दूसरी बात इसमें ये भी कहा गया है कि यदि मुद्रा के रूप में विनिमय होता है तो मुद्रा का संग्रह हो जाता है। वस्तुओं का संग्रह एक सीमा के बाद नहीं होता है ना। सुविधाओं का संग्रह हो जाता है, लेकिन जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, खाद्यान्न है, दूध है, फल है, सब्जी है आदि, इनका संग्रह नहीं होता है। तो इसके लिए विनिमय व्यवस्था को लाभ हानि मुक्त बनाना भी असंग्रह यानी समृद्धि के लिए आवश्यक भाग है। क्योंकि लाभ हानि पूर्वक ही लोग संग्रह में जाते हैं, और संग्रह जो है समाज में समस्याओं को जन्म देता है ना। तो सवाल है कि असंग्रह की प्रवृत्ति से यदि हम जीना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। जैसे हम संबंधों में देखते हैं कि संबंधों में वस्तु विनिमय बिना मुद्रा के होता है जी। जैसे कोई शादी विवाह होता है, कोई सामाजिक कार्य होता है ना। जी। किसी को अपने परिवार में बुलाते हैं, उसको कुछ सम्मान करते हैं, उसको वस्तु भेंट करते हैं ना, उसको, तो उसमें मुद्रा का लेन देन नहीं होता है। मुद्रा से लेन देन नहीं होता है। तो ये जो लेन देन है इसी को वस्तु व्यवहार कहते हैं। एक मिनट, ये आवाज आ रही होगी शायद। मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, तब तक आप लोग कुछ सोच लीजिए। ठीक है, चलिए तब तक मैं क्या करूं, समराइज कर दूं, या किसी को कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। चलिए, तो हम लोग मानवीय प्रवृत्तियों की बात कर रहे हैं, है ना। इसमें सबसे पहली प्रवृत्ति है असंग्रह। यहाँ पर जो सहअस्तित्ववाद में असंग्रह की बात कर रहे हैं, तो ये विरक्ति वाली बात नहीं है। सब कुछ छोड़ देना, अपने पास कुछ रखना ही नहीं, इसको असंग्रह नहीं कहा जा रहा है। तो असंग्रह फिर किसको कहा जा रहा है? जैसे जैसे प्रकृति में हम देखते हैं, है ना, प्राकृतिक नियमों में जीते हुए समृद्धि का प्रमाण आता है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन हर परिवार करेगा, परिवार ही अपनी आवश्यकता को सुनिश्चित करेगा। और दूसरा डिफरेंस यहाँ पर यह भी है कि जो समृद्धि है वो व्यक्तिवादी नहीं है, मतलब एक व्यक्ति पैसा कमाएगा, एक व्यक्ति उत्पादन करेगा, ऐसा भी नहीं है। परिवार के सभी लोग जो हैं वो समृद्धि के कार्यक्रम में अथवा उत्पादन के कार्यक्रम में लगे हुए होंगे। और दूसरी बात, फिर एक परिवार ही समृद्ध हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, है ना। तो परिवार समूह की अविभाज्यता में समृद्धि प्रमाणित होगी आगे। और ये किस स्तर पर? तो सभी परिवारों के स्तर पर आगे। तो समृद्धि सभी परिवारों में नहीं है, तो समृद्धि की अक्षुण्णता नहीं है, ऐसा कहा। अक्षुण्णता मतलब निरंतरता नहीं, वो एक समय के बाद ब्रेक हो जाएगी, कहीं पर वो ब्रेक हो जाएगी। तो कहीं पर ब्रेक ना हो, उसकी अक्षुण्णता हो, उसकी निरंतरता हो, इसके लिए क्या? तो इसके लिए सभी परिवार समृद्ध होने आवश्यक हैं। इसके लिए सभी परिवार उत्पादन कार्य में लगे होंगे। एक डेटा शेयर किया कि लगभग 2030 तक 55% जो आबादी है वो शहरों में रहने लगेगी। पर शहर में तो गैर उत्पादक परिवार ही रहते हैं ना, नौकरी पेशा लोग अधिकतर रहते हैं। और गैर उत्पादक परिवार जो है वो नौकरी या जिस भी विधि से वो संग्रह में ही लगा हुआ है, और इस विधि से उत्पादक परिवारों पर दबाव बनता है। इसके उपाय के रूप में परिवार समूह स्तर पर योजनाबद्ध उत्पादन करना, है ना, ये काम करने लायक काम है। पर इसमें समस्या क्या है? जो असंगठन है ना, यही समस्या है कि व्यक्ति जो है वो परिवार के रूप में संगठित नहीं हो पा रहे हैं, परिवार जो है वो परिवार समूह के रूप में आगे संगठित नहीं हो पा रहे। इस कारण से उत्पादन में समस्या आई। फिर हमने बात किया जैसे गुजरात है या पंजाब है या कहीं पर भी गांव में जो उत्पादक वर्ग है, तो जो मालिक होता है वो उत्पादक नहीं है, मजदूर जो है वो उत्पादन कार्य में लगा हुआ है। तो जो आउटकम भी होता है ना, वो उसका स्वत्व नहीं बन पाता। तो यहाँ पर ये समस्या दिखती है, स्पष्ट दिखती है। तो हर परिवार जो है, परिवार के लोग ही उत्पादन कार्य में भागीदारी करेंगे, इसके फलस्वरूप ये उसका स्वत्व होगा, है, और समृद्धि प्रमाणित होगी। जब बाजार से मुक्त हो जाएंगे, बाजार के लिए उत्पादन नहीं कर रहे हैं बल्कि आवश्यकताओं के हिसाब से उत्पादन कर रहे हैं, तो पैकेजिंग, है ना, मुद्रा, ये सारी बहुत सारी समस्याओं से भी मुक्ति हो जाएगी और आसानी से विनिमय हो पाएगा। पैसे का संग्रह हो सकता है, वस्तुओं का संग्रह होता नहीं। एक निश्चित सीमा के बाद, है ना, जब
आप उसको कई तरीके प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग में भी एक लिमिट होती है, उतना ही उसको हम रख सकते हैं। ठीक है ना? आप मेरे ख्याल से भी आगे बढ़ो। जी। ठीक है, तो इसमें आगे थोड़ी सी बात ये कर रहे थे कि जो विनिमय व्यवस्था है वो संबंध पूर्वक ही मुद्रा से मुक्त हो सकती है। हुँ, यदि हम परिवार परिवार आपस में संबंध को नहीं पहचानते हैं, उस स्थिति में वस्तु विनिमय के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है। हुँ, यदि संबंध होता है तो संबंधों में विनिमय जो है वो सहजता से हो सकता है, जी। बिना किसी मुद्रा के वस्तु लेन देन हो सकती है। इसके लिए व्यवस्थात्मक स्वरूप में परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में ये विचार किया गया कि हर परिवार समूह के पास अपना एक कोष होगा, हुँ, विनिमय कोष जिसको कह रहे हैं। तो जो उत्पादित वस्तु होंगी वो वहां पर संग्रहित हो जाएंगी और उनके श्रम के मूल्यांकन के आधार पे हर परिवार का कंट्रीब्यूशन जो है वहां पर मूल्यांकित होगा। लेकिन वो मूल्यांकन इसलिए नहीं है कि आपने कम उत्पादन किया है या ज्यादा उत्पादन किया है, वो परिवार हुँ, की अपनी तृप्ति के लिए है कि वो आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर रहा है ना। हुँ, वस्तुएं तो सभी परिवार को सुलभ होंगी, जो भी उनकी क्योंकि आवश्यकता के अनुसार उत्पादन किया है। हुँ, और यदि वो उत्पादन किसी कारण से कम है और कोई उत्पादन हमारे यहाँ आवश्यकता से अधिक है, हुँ, तो उसको दूसरे परिवार समूह के साथ विनिमय विधि से उसको प्राप्त कर लिया जाएगा, है ना। जी। तो जैसे 10 परिवार समूह से एक ग्राम बनता है, तो 10 परिवार समूह के 10 परिवार समूह कोष हैं। तो 10 हुँ, परिवार समूह कोष जो हैं आपस में विनिमय पूर्वक अपनी आवश्यकता की अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन कर लेंगे। और ये उत्पादन सहजता से हो जाएगा क्योंकि हर परिवार उत्पादन में भागीदारी करेगा। हुँ, नौकरी नौकरी जैसी कोई सिस्टम नहीं है जागृत मानव परंपरा में, उसकी हुँ, परिकल्पना नहीं है ना। नौकरी और जी। व्यापार ये दोनों नहीं है, उत्पादन विधि ही है। और उत्पादन विनिमय विधि पूर्वक जो है असंग्रह को यानी समृद्धि को समाज प्रमाणित कर सकता है। जी। अभी ये एक भाग है असंग्रह का। दूसरा भाग है कि अभी संग्रह आदमी मुद्रा के अलावा क्यों करता है, मुद्रा के रूप में जो संग्रह करता है। हुँ, उसके अलावा संग्रह प्रवृत्ति इसलिए बनती है कि क्योंकि शिक्षा सुलभ नहीं है, हुँ, स्वास्थ्य सुलभ नहीं है, है ना। जो जी। ट्रांसपोर्टेशन है वो सुलभ नहीं है, वो पैसे के हाँ, आधार पे है, मुद्रा के आधार पे। शिक्षा भी मुद्रा के आधार पे है और स्वास्थ्य संयम भी मुद्रा के आधार पे है। हुँ, इसलिए ये तीनों बाजार बन गए है ना। हुँ, बाजार बन गए तो इनमें भी लाभ हानि आने लगी। जागृत मानव परंपरा में शिक्षा सुलभ है, हुँ, स्वास्थ्य सुलभ है और ट्रांसपोर्टेशन जो है समाज गति के लिए आवश्यकता अनुसार योजना बना के सुनिश्चित किया गया है। हुँ, इसलिए भी संग्रह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिक्षा सभी परिवारों को सुलभ है, हुँ, स्वास्थ्य नियम सबको सुलभ है। और उपकार विधि से शिक्षा और स्वास्थ्य का काम जो है, जो परिवार जिन परिवारों को लगता है कि उनके पास स्वास्थ्य संयम की समझ है या हुँ, शिक्षा संस्कार की समझ है, वो उत्सव पूर्वक जो है समाज में सामाजिकता के लिए उपकार विधि से इस व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। लेकिन जब तक ये व्यवस्था नहीं है तब तक जो है समाज उनको पारितोष विधि से या पुरस्कार विधि से या प्रतिफल विधि से, है ना, उनके जीविकोपार्जन को सुनिश्चित करता है, यानी हुँ, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ये विधि से वस्तुएं आवश्यकता से बहुत अधिक मात्रा में सुलभ हो जाती हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का वस्तु संबंधी अभाव, शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, न्याय सुरक्षा संबंधी अभाव नहीं रहता है। हुँ, लेकिन इसकी बुनियादी आवश्यकता है कि हम संबंध को पहचानते हैं, संबंध निर्वाह, मूल्यों का निर्वाह संबंधों में कर पाते हैं। क्योंकि इससे कम में एकत्व नहीं आता, एकता नहीं आती। हुँ, और एकता नहीं आती है तो असंग्रह पूर्वक जीना जो है वो संभव नहीं है। हुँ, संग्रह ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपात स्थितियों की कल्पना रहती है। हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे, उनका फीस हुँ, कैसे आएगा,
हम यदि बीमार पड़ गए या कोई बच्चा बीमार पड़ गया तो उसका इलाज हम्म, कैसे होगा, क्योंकि व्यवसाय है पैसे पे। इसी के कारण से भय बना रहता है, हम्म, आशंका बनी रहती है, दुविधा बनी रहती है ना। भय आशंका जी, अविश्वास का प्रतीक है ना। अविश्वास बना रहता है। हम्म, अविश्वास के कारण से भय बस मानव संग्रह करता है ना। हम्म, इसलिए समाज असंग्रह संग्रह जो है उसमें सुरक्षा और सदुपयोग दोनों नहीं हो पाता है। जो भी लोग वस्तुओं का संग्रह करते हैं उनके लिए सुरक्षा एक बड़ी समस्या है ना। और दूसरी समस्या सदुपयोग है। जैसे हम लोग वस्तुओं को जो आवश्यक नहीं रहती हैं उनको भी संग्रह कर लेते हैं, फिर उनका सदुपयोग नहीं हो पाता नहीं है। हो वो पाता। कैसे समझेंगे? यूटिलाइजेशन के सिद्धांत से समझेंगे, है ना। हम्म, जैसे अभी लोगों ने गाड़ियों को अपने घरों में खड़ा कर रखा है ना। जी, यूटिलाइजेशन निकालते हैं तो 10-12%, 15%, 5% ऐसा यूटिलाइजेशन निकलता है। हम्म, जबकि कार का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम 70-80% किया जा सकता है। हम्म, तो इतना जो लोड है पर कार, लगभग 60% का लोड जो है वो नेचर के ऊपर, समाज के ऊपर आता है ना। पर कार, पर वाहन, है ना। सभी वाहनों का हाल ये है। जितने भी सुख सुविधा के संसाधन है उनका भी हम्म, स्थिति है। मोबाइल का यूटिलाइजेशन भी 20-25% से ज्यादा नहीं होता है। हम्म, तो पास तो 5% भी नहीं होता है ना। हम्म, ऐसे ही बहुत सारे संसाधन हैं जिनको हम लोग समझ सकते हैं। अभी तो व्यक्तिवादिता के कारण से संसाधन भी व्यक्तिवादी संसाधन हो गए हैं। हम्म, जैसे हर कमरे में एसी चाहिए, हर कमरे में जो है वो टेलीविजन चाहिए, हर बाथरूम में गर्म पानी करने के लिए गीजर चाहिए। जैसे एक बाथरूम में जो गीजर की आवश्यकता, उसका यूटिलाइजेशन देखते हैं तो गीजर का यूटिलाइजेशन 10-15 मिनट के लिए होता है। हम्म, 20 मिनट के लिए, 1 घंटा मैक्सिमम मान लें, एक परिवार में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होता है। और हर बाथरूम में गीजर लगे रहते हैं तो उसको यूटिलाइजेशन निकालें तो 2-3% पे आ जाएगा। तो 2-3% की यूटिलाइजेशन के लिए हम लोग गीजरों का व्यक्तिवादी कारणों से गीजरों का उपयोग करते हैं ना, पानी हम्म, के लिए। तो उसका उसको बनाने में जो कास्ट लगती है, नेचर हम्म, नेचर के ऊपर जो लोड आता है, जो प्राकृतिक असंतुलन को जन्म देता है। तो असंग्रह यदि सदुपयोगिता और सुरक्षा के साथ ही असंग्रह है ना, तो जो भी उत्पादन है उसके साथ उत्पादन की सुरक्षा और उत्पादन का सदुपयोग, इसी को सुनिश्चित करने का नाम है धर्म नीति और राजनीति, है ना। सुरक्षा राजनीति है और सदुपयोग जो है धर्म नीति है। तो असंग्रहवादी जो व्यवस्थाएं हैं वो इस प्रकार से परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में समृद्धि को सुरक्षित समृद्धि को अक्षुण्ण रखती हैं और वस्तुओं की सुलभता रहती है। अभी जितनी वस्तुएं बाजार में हैं इससे ज्यादा प्रकार की विविध वस्तुएं, है ना, उपलब्ध होंगी। जैसे अभी हमारे पास खाने के लिए जो खाद्यान्नों की ज्यादा वैरायटी नहीं है। एक समय हमारे पास 2000 से ज्यादा वैरायटी का केवल चावल होता था, हम्म, है ना। अभी हमारे पास बाजार में 10-15-20 प्रकार से ज्यादा का चावल नहीं है। उसमें भी ज्यादातर जो चावल मिलता है वो उसका गुणवत्ता का ह्रास हो चुका है ना। हम्म, जो उसमें खुशबू थी, जो फ्लेवर था वो खत्म हो गया। हम्म, वस्तुएं ना केवल सुलभ होंगी, वस्तुएं गुणवत्ता से युक्त होंगी, है ना। जी, जी, तो इसलिए जो भोग का सुख है ना, वो हम्म, असंग्रह विधि में घटता नहीं है, बढ़ता है ना। जी, 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 लेकिन अतिभोग नहीं होता है क्योंकि हम्म, अतिभोग संग्रह विधि से होता है। तो एक हम्म, मैंने अमानवीय प्रवृत्ति को यहाँ पर अभी रखा है। हाँ, तो दूसरी दूसरे पे जाएँ उससे पहले मैं चाहती हूँ थोड़ा, जैसे आपने मैं मेरा ये प्रश्न करना ही था मुझे, पर आपने काफ़ी उत्तर दे दिया कि कई बारी लोगों को लगता है कि ये रिग्रेशन की बात है, कोई हम पीछे जाने की बात कर रहे हैं। जैसे मनुष्य जितनी सुख-सुविधा में अभी रह रहा है, जितना भोग में रह रहा है, तो जब सहअस्तित्ववाद की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम लोग एकदम वापस पीछे कहीं जाने की बात कर रहे हैं। ऐसी कल्पना कई लोगों में बन जाती है।
तो मैं चाहती हूँ थोड़ी कल्पना कीजिए, जैसे कार है, मोबाइल है, गीजर है, एसी, आपने जो भी एग्जाम्पल लिए, है ना, या फिर आपने बताया कि कैसे वैरायटी अधिक मिलेगी, कितने प्रकार के मिलेट्स अभी एक्चुअली लॉस्ट हो गए, बाजार में दिखते ही नहीं है, क्वालिटी अधिक मिलेगी। तो इसको थोड़ा सा खोलिए, जैसे कार शेयरिंग कैसे करेंगे, या मोबाइल का इस्तेमाल कैसे होगा, जब व्यक्तिवादिता का विलय परिवार में हो जाएगा, या परिवार समूह में परिवार अपने संबंध को पहचान करके जिएगा, तो कैसा सुविधाओं का चित्रण कैसा होगा? सुविधाएं आज जितनी सुविधाएं हैं उससे ज्यादा होंगी। हम्म। आज हम लोग जैसा खा पी पा रहे हैं, जिसको हम लोग जहर युक्त खाद्यान्न कह रहे हैं, है जी। ना, जी। या गुणवत्ता विहीन खाद्यान्न कह रहे हैं, हम्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड खाने की वस्तुएं कह रहे हैं, या हम्म। जिसको हम लोग उन्नत, है ना, हम्म। कह रहे हैं ना, उन्नत क्या बोलते हैं, टमाटर जो बनता है, हाँ, यस यस यस। हाँ, आदि आदि। हम्म। उसमें क्या हुआ है, केवल गुणवत्ता का ही ह्रास हुआ है। पानी और वायु, ये दो चीजें बढ़ गई हैं, और जो उसका पोषक तत्व था वो तो कम ही हो गया है। कम हो गया है, हाँ। वजन बढ़ गया है, तो मार्केट में लाभ ज्यादा हो गया है। हम्म। लेकिन जब हम अपनी आवश्यकता के अनुसार से अपने लिए वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो गुणवत्ता सुनिश्चित रहती है। खाने हम्म। पीने की वस्तु में पोषकता जो है वो बनी रहती है, और उसमें स्वाद पक्ष भी ज़्यादा होता है ना, हम्म। खाने-पीने में जो स्वाद पक्ष है, विविधताएँ भी ज़्यादा होती हैं। हम्म। जैसे आज शहर के आदमी को विविधता खाने के लिए बाज़ार में जाना पड़ता है। बाज़ार में भी उसको उतनी गुणवत्ता नहीं मिलती, जैसे आपने हम्म। कहा मिलेट्स है ना, पहले सहज रूप से हर गाँव में उपलब्ध रहते थे। हम्म। आज तो शहरों में भी उपलब्ध नहीं है, पैसे देने के बावजूद भी, हम्म। है ना, जो लगभग फ्री में उपलब्ध रहता था। हम्म। आज उसकी स्थिति है कि उसकी कीमत जो है 10-20 गुनी करने के बावजूद भी अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध बिल्कुल। नहीं है ना। जो जैसा हमने गेहूं बना दिया है, हम्म। या जैसी हमने खाद्यान्नों को, है ना, रिसर्च के माध्यम से लाभ के दृष्टिकोण से, है ना, बना दिया है, वो तो केवल समझ लीजिए कि चारा खाने जैसा है। सही बात है। जो खाने का सुख है वो तो खत्म हो गया है समाज में। हम्म। बाबा जी जिस की बात कर रहे हैं वो तो हम्म। समृद्धि की बात कर रहे हैं ना। हम्म। आपके पास इतनी विविध प्रकार की फ्लेवर से युक्त, है ना, स्वाद से युक्त और पोषक वस्तुएं समाज हम्म। में सुलभ होंगी, क्योंकि आपको उनको बेचना नहीं है, इसलिए आप उसकी गुणवत्ता से छेड़खानी नहीं करेंगे, बल्कि उसकी गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास करेंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमको यदि अ, खीर बना के बेचना है, तो हम हम्म। गुणवत्ता में कंप्रोमाइज करते हैं, लेकिन हम्म। अपने लिए खीर बनाते हैं तो मैक्सिमम अच्छी से अच्छी खीर बनाते सही बात है। हैं। ये जो सही। अपनापन है ना, जो संबंध है, संबंध का स्वीकृति है, संबंध में विश्वास है, संबंध में परस्पर स्नेह है ना, तभी ये हो पाता है। यदि स्नेह नहीं, जैसे एक माँ को बच्चे से स्नेह है तो वो अच्छे से अच्छा खिलाती है ना। और यदि हम होटल में जाते हैं, तो होटल में स्नेह तो नहीं है, तो वहाँ तो लाभ है। तो वहाँ जो स्वाद इसलिए है क्योंकि आप ज़्यादा पैसा दे सकें, इसके लिए स्वाद है ना। तो वहाँ पे गुणवत्ता इसलिए नहीं है कि आपको आपका पोषण करना है, आपसे ज़्यादा पैसा निकालना है ना, इसके लिए है। तो ये स्नेह का अभाव है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि स्नेह नहीं है ना। तो स्नेह की कमी मानव को एक नहीं होने देती। और स्नेह का मतलब होता है स्वयं स्फूर्त मिलन में जो सुख है, उसको स्नेह करें। मतलब हम जब आपस में संबंधों में मिलते हैं तो एक दूसरे से मिलने का जो सुख है, अपनत्व की जो बात है ना। जैसे अपनत्व, कोई ममता भी कह रहे, ममता का मतलब है अपनत्व का भाव, है ना। प्रेम का मतलब है अनन्यता का भाव। अब कोई अन्य है ही नहीं, दूसरा नहीं है ना। तो उस स्थिति में स्नेह पूर्वक ही समाज गठन होता है ना। स्नेह के स्नेह का जो व्यवहारिक रूप है वो सौजन्यता है।
सौजन्यता स्नेह का प्रत्यक्ष रूप है। और सौजन्यता का मतलब होता है सहयोगिता, सहभागिता, सहकारिता, पूरकता। इसको कह रहे हैं, यही स्नेह को जन्म देता है। फिर स्नेह पूर्वक ही विश्वास आता है ना, जिसको हम सरलता कह रहे हैं या सहजता कह रहे हैं। तो स्नेह होता है तो संबंधों में सरलता सहजता आ जाती है। सरलता सहजता आती है यानी अहंकार से मुक्त जो व्यवहार बनता है, तो सामाजिकता आती है और सभ्यता का विकास होता है ना। अहंकार में असभ्यता आती है और असामाजिकता में असहजता आती है। तो इसलिए सरलता जो है वो मानवीय प्रवृत्ति है, स्नेह मानवीय प्रवृत्ति है ना। स्नेह का प्रत्यक्ष रूप सौजन्यता है और सरलता का प्रत्यक्ष रूप जो है वो सामाजिकता और सभ्यता है। जी। असंग्रह और सरलता ये दोनों धीरता को जन्म देती है। यदि मान लीजिए आपके पास आवश्यकता से अधिक वस्तुएं हैं और आपका स्वभाव जो है वो सामाजिक है और अहंकार से मुक्त है, तो स्वाभाविक रूप से धीरता बनी रहती है ना। और यदि सरलता है और स्नेह है तो उदारता आ जाती है ना। यदि आपको संबंधों में स्नेह है और आपके स्वभाव में सरलता है और उसके साथ धीरता आ गई है, यानी समृद्धि आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में है, तो स्वाभाविक रूप से उदारता आ जाएगी। उदारता कोई ऐसा नहीं है कि उदारता करने के लिए हमको अतिरिक्त श्रम करने की आवश्यकता है। तो वस्तुएं सुलभ ही हैं, है जी। ना। अब संबंधों में सरलता और स्नेह है तो स्वाभाविक रूप से उदारता आएगी। एक परिवार में भी, संबंधों में भी और परिवार समूह में भी उदारता आ जाएगी, है ना। जी। हम लोग पहले थोड़ा गांव के स्तर में उदारता को पहचानते भी थे, है ना। लेकिन अभी धीरे धीरे बाजार के लिए गांव हो गए, है ना। गांव बाजार का की पूर्ति के लिए उत्पादन करते हैं। पहले संबंध निर्वाह के लिए करते थे आपस में, है ना। तो उदारता दिखती थी, लेकिन अभी उदारता नहीं दिखती है। दूसरा, संबंधों में भी व्यक्तिवादीता आने के कारण से स्नेह की कमी आ गई। और संबंधों में भी जो मूल्यांकन है ना, वो रूप, पद, बल, धन के आदि के आधार पे होने लगा है। में भी धन प्रधान रूप से है ना। पद, सही बात है। रूप, पद, बल तो एक बार गौण हो जाते हैं, लेकिन धन प्रधान रूप से मूल्यांकन का कारण। तो धन के आधार पे मूल्यांकन में स्नेह तो हो नहीं सकता है ना। रूप, पद, बल, धन के साथ जो मूल्यांकन होता है उसमें जी। अभिमान होता है, उसमें सरलता नहीं हो सकती है ना। उसमें दिखावा, पाखंड, ये सब आता है ना। तो उसके आधार पे स्पर्धाएं आ जाती हैं और स्पर्धाएं जो है वो संबंध विहीनता की ओर ले जाती है और इसीलिए उदारता नहीं आती है। ठीक है ना। सही बात है। बढ़िया। मुझे लगता है बसंत भैया ने हाथ उठाया था, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए। नमस्ते भैया जी। जी भैया जी, जैसे आपने ना उत्पादन के बारे में बताया कि ये जो उत्पादन है कृषि और उससे जुड़ रहा है, गौ पालन से, जैसे ना। तो जो शहर में अभी जो लोग, जो शहर की मानसिकता है वो नौकरी और व्यापार की है, तो परिवार में क्या उत्पादन होगा शहर के उसमें, और वो कैसे आगे फैलेगा, कैसे समाज के अंदर उसका वो रहेगा, इसके बारे में कुछ इंक्वायरी बन रही थी भैया मेरी। शहर में उत्पादन होता नहीं है ना। हाँ जी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को छोड़ दें, शहर में पैकेजिंग होती है ना। जो ज्यादातर जो व्यापार होता है ना, जो जिसको हम लोग व्यवसाय कह रहे हैं, तो वो गांव से जो वस्तुएं आती हैं उनको पैकेजिंग करके उसको वापस हम लोग शहर में बेचते हैं या गांव में बेचते हैं, ऐसा है। केवल जो उद्योग धंधे होते हैं उसमें भी बड़े उद्योग केवल शहरों में होते हैं। कुटीर उद्योग भी जो है वो शहरों में ही, गांव में ही होते हैं या छोटी जगहों पे होते हैं। और फिर उनका भी पैकेजिंग करके जो है शहर के लोग उसको बेचते हैं ना। तो शहर के लोगों के पास कुछ नहीं रहता है उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें तो। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस को हम लोग देख रहे हैं, तो यदि आवश्यकताओं को हम पहचान पाते हैं यूटिलाइजेशन के, सदुपयोगिता के दृष्टिकोण से, उपयोगिता और सदुपयोगिता,
अभी तो केवल उपयोगिता की बात कर रहा हूँ मैं, सदुपयोगिता पे तो अभी बात नहीं की। यूटिलाइजेशन यानी उपयोगितावादी दृष्टिकोण है ना, जी। उपयोगितावादी व्यवहार। तो उपयोगितावादी व्यवहार वस्तु के साथ देखते हैं तो मुझे लगता है कि जितनी वस्तुओं का हमने उत्पादन किया है, ऑन एन एवरेज निकालें तो 10% से ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं होता है ना। हम लोग घरों में जो बर्तन उपयोग करते हैं, क्रॉकरी उपयोग करते हैं, यदि इसको भी उपयोगिता के दृष्टिकोण से देखें तो 10-15% यूटिलाइजेशन होता है उसका। कुछ बर्तन का डेली यूटिलाइजेशन होता है ना, लेकिन ज्यादातर बर्तन जो है वो रखे रहते हैं, क्रॉकरी रखी रहती है लोगों के घर में। खासकर शहरों में तो क्रॉकरी को सजा के रखने का होता है। वो कोई मेहमान, विशेष मेहमान आते हैं जिनके साथ संबंध नहीं होता है ना, उन मेहमानों के लिए वो क्रॉकरी निकाली जाती है। संबंध वाले को तो हम वैसे ही पिला देते हैं ना, हाँ, बिना क्रॉकरी के, चाय ग्लास में भी चाय पिला देते हैं। लेकिन बिल्कुल सही बात है। लेकिन यदि गांव में कोई कलेक्टर साहब आते हैं तो उनके लिए जो सजा के रखा है हमने, वो सब हम निकालते हैं, जिनके साथ कोई संबंध नहीं है, जिनसे संबंध निर्वाह करना भी नहीं है ना। उसके तो कारण घर में कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं भैया। मैंने पुराने घरों में देखा है कि कोई अच्छा स्पेशल व्यक्ति घर में आता है, उस समय ये वैरायटी ऑफ क्रॉकरी नहीं है, तो पत्नियां हस्बैंड को बोलती है कि आप नहीं लाए इसलिए हमारा गंदा मतलब खराब दिखा कि हमारे पास वस्तुएं नहीं है। ऐसा एक मानसिकता भी जो रूप बल पद्धन का एक आधार लिया, तो ये भी हुआ है पहले। मैंने बहुत सारे घरों में इसके कारण झगड़े होते हुए देखे हैं। हुआ है दीदी, इसलिए तो अब सब घरों में क्रॉकरी आ गई है। फिर भी आ गई, आ गई। और फिर क्या आनी हुआ थी। है कि इतना कॉस्टली होता है तो उसको सजा के रखने का एक ट्रेंड बन गया और स्पेशल व्यक्तियों के लिए ही रखा। मतलब मानसिकताओं का डेवलपमेंट घरों में किस तरह से एक मान्यताओं के आधार पर बनता है वो भी हम देख सकते हैं। खास करके स्त्रियों को तो ज्यादा पता है, भैया तो काफी बड़ी बात बता रहे हैं, लेकिन स्त्रियों को तो ये सब चीजें काफी पता रहती है ना। और कभी हम्म, टूट जाता है तो सास है या कोई है तो बोलती है कि पूरा सेट बिगाड़ दिया आपने। ये भी चीजें, मतलब कितना हम लोग उसको महत्व देते हैं वो भी पता चलता है छोटी छोटी बातों में, व्यवहार में। सही बात। एक्चुअली ये अभाव का सूचक है ना, यस हम्म, यस। क्योंकि हमको लगता है कि किसी के पास है, हमारे पास नहीं है। हम्म, हम उसको दिखाना चाहते हैं हमारे पास हाँ भी शो, कुछ है, बस हमारे शो पास। ऑफ। एक मानसिकता भी, एक अच्छा कपड़ा पहनता, फिर लेके आना बाहर से अच्छा, मतलब मेरे पास जो चीज है ऐसी किसी के पास नहीं है, ऐसा मानसिकता हमने खुद में भी कभी कभी एक समय पे बहुत छोटे थे तब देखा। फिर पता चला कि हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़े तो पता चला कि एक बाजू विरक्ति की बात हो रही है आदर्शवादी विधि में, और एक बाजू हम चीजों के लिए इतने भावुक हो रहे हैं। फिर हमने भी छोड़ दिया, दर्शन से पहले छूट गया था वो तो। लेकिन अभी जब दर्शन से कनेक्टेड हुए तब पता चला कि हमारी मानसिकताओं में कहाँ से ड्राइव होते थे, क्योंकि वो घर में नहीं थी। लेकिन जैसे कॉलेज में गए, वहां पूरा ग्रुप देखते थे, वहां यही, और वो वर्बल कम्युनिकेशन कुछ नहीं था किसी के साथ भी। लेकिन जो पहनावा किसी का देखते हैं, इसका इम्पोर्टेंस देखते थे, उसके बाद हमें पता चलता था कि ऐसा करने से एक मान बढ़ता है, सम्मान। जो रूप के आधार पर सम्मान होता था, कपड़ों के आधार पर उसका मूल्यांकन होता था, अभिमान होता था, वही आगे जैसे आपने बताया कि संबंध विहीन है तो वहां सिर्फ एक अभिमान और एक प्रकार की मानसिकता हो जाती कि अब चीजों का संग्रह करो, और वो भी ऐसी चीजें कि जो मार्केट में इजी अवेलेबल नहीं है। तो एक मानसिकता, मतलब पूरा कनेक्शन बढ़ता, हम अब स्वयं में देख सकते हैं। और स्वयं परिमार्जन के लिए हम ड्राइव भी होते हैं इससे, ऐसी बातों से। बहुत बढ़िया भैया। पूरा जनक। योजनाओं का बात तो एकदम बड़ा है, मतलब वो तो कहाँ तक ले जाता है, लेकिन ये मेरे अपने में मैंने देखा। और दूसरा एक प्रश्न भी है, लेकिन ये खत्म हो जाए उसके बाद मैं करती हूँ भैया। नहीं नहीं, आप प्रश्न कीजिए दीदी, अभी तो क्यों ओपन है प्रश्न के लिए। हाँ, तो क्या है कि मैं जैसे जब से दर्शन से जुड़ी हूँ, आप हम लोग जब मंगल निकेतन में बात करते तब भी मेरा ये प्रश्न था कि क्या बाटर सिस्टम फिर से आ जाएगी, एक बात। दूसरा, उस टाइम आपने जवाब दिया था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो वो कनेक्शन अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, थोड़ा नहीं हो रहा है अंदर।
और दूसरा ये हो रहा है कि जब तक जैसे चिदम्बरम ने बताया कि 72% जब उन्होंने बताया तब था, अब तो उससे भी बढ़ गया है शहरीकरण। तो फिर उत्पादन नहीं होगा, इतने क्राइसिस हो जाएंगे, तब लोग विद्या से या दर्शन से जुड़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसा होगा तो पीड़ा ही प्रगति का कारण बनेगी, ऐसा होगा या फिर सहज रूप से होगा, वो एक क्वेश्चन थोड़ा बन रहा है। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में लाने के लिए तो हम इतने आतुर कातुर सब लोग है ही, फिर भी हो नहीं रहा है कोई तरीके से। तो क्या ऐसा होगा? नहीं हो गई, जैसे जैसे आदमी महत्व को पहचाने। तो जो वस्तु विनिमय की जो बात है ना, वहाँ पे वाटर सिस्टम जो है व्यक्तिवादी है, एक परिवार दूसरे परिवार को दे रहा है ना। लेकिन यहाँ पर विनिमय कोष व्यवस्था विधि से है। मतलब विनिमय जो है ना, कोष व्यवस्था विधि से है। कोष व्यवस्था विधि में जो कोष में वस्तुएं, हर परिवार ने योजनाबद्ध तरीके से वस्तुओं का उत्पादन किया है जो कोष में संग्रहित हुआ है ना। और कोष की जवाबदारी है कि हर परिवार को उसकी आवश्यकता की वस्तु को सुलभ कराना है ना। वाटर सिस्टम में ये है कि हम वस्तुएं देके वस्तु प्राप्त करते हैं और फिर वस्तुओं का संग्रह करते हैं। तो उसमें लाभ हानि आई जाती है उसमें, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, योजनाबद्ध तरीके से लोगों ने वस्तुओं का उत्पादन किया है। जैसे 10 परिवार ने या 100 परिवारों ने मिल के आवश्यकता का सर्वे किया है। सर्वे करने के बाद हर परिवार को श्रम विभाजन विधि से जो है सुनिश्चित किया है कि कौन व्यक्ति क्या उत्पादन करेगा, है ना। उनकी क्षमता, योग्यता, प्रतिभा का मूल्यांकन करते हुए, है ना, उसको उसकी क्षमता अनुसार, उसकी प्रतिभा के अनुसार जो है उसको उत्पादन का कार्य दिया गया है ना। अभी क्या है कि जिसमें क्षमता, योग्यता, पात्रता नहीं होती, उससे हम उत्पादन कराते हैं, जिसको अनस्किल्ड लेबर बोलते हैं ना। तो वहाँ समस्या पैदा होती ही है। दूसरी बात है कि यदि धरती बर्बाद होती है, पर्यावरण खराब होता है, नदी तालाब खराब होते हैं ना, मिट्टी की फर्टिलिटी कम होती है और जहर बढ़ता है हवा में, पानी में और खाद्यान्नों में, तो ये तो स्पिरिचुअलिटी नहीं हुई। अभी पूरी दुनिया में रियल स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है। रियल स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि जो हमारा प्रकृति के साथ कनेक्टेडनेस है ना, उस कनेक्टेडनेस के आधार पे हमको जीना। अब जीना क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, हर परिवार उत्पादन करता नहीं है, हर गांव अपनी आवश्यकता के अनुसार उत्पादन नहीं करता है। इसके कारण से क्या होता है कि कारपोरेट के ऊपर दबाव आता है वस्तु को सप्लाई करने। कारपोरेट में जब अति धन संग्रह हो जाता है, तब वो राजनीति में इसका उपयोग करते हैं और कुछ लोग युद्ध के लिए करते हैं। जैसा अभी जो इराक का वार है, तो उन्होंने कहा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला था, है ना, उससे चाइना को नुकसान हो रहा था और रशिया को नुकसान हो रहा था, है ना। क्योंकि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर का फायदा जो है भारत को मिलने वाला था, है ना। और जो कारपोरेट थे, जो बड़े कारपोरेट हैं जो दूसरे समृद्ध देशों में, उनको भी इसका फायदा नहीं मिल रहा था, है ना। इसीलिए ये युद्ध हुआ, ऐसा जियो बाइडन ने बोला, है ना। बाइडन ने कहा कि इस युद्ध का कारण जो है वो इकोनॉमिक कॉरिडोर था, जो भारत से इजराइल को जोड़ते हुए जा रहा था, है ना। तो जब कारपोरेट के पास आवश्यकता से बहुत अधिक धन एकत्रित हो जाता है, या स्टेट के पास भी आवश्यकता से बहुत अधिक धन एकत्रित हो जाता है, तो फिर वो अहंकार के प्रदर्शन में या युद्ध के हथियारों को इकट्ठा करने में, लड़ाई झगड़े में, है ना, और ज्यादा संग्रह में लगता है, जो अमानवीयता को जन्म देता है। तो रियल स्पिरिचुअलिटी का तो मतलब यही है कि सब लोग सुख शांति समाधान पूर्वक जी सके, है ना, सुख समृद्धि पूर्वक जी सके। तो सुख पूर्वक जीने के लिए संबंध का पहचान, जिसके लिए स्नेह और सरलता, और समृद्धि पूर्वक जीने के लिए असंग्रह प्रवृत्तियों को समाज में प्रतिष्ठित करना, है ना। असंग्रह प्रवृत्ति का मतलब है कि आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का उपभोग करना, है ना। अभी हम लोग आवश्यकता के, जो आवश्यक नहीं होता उनका भी संग्रह कर लेते हैं। हाँ जी, कोई प्रश्न ले लेते हैं।
दिलीप भाई, आप प्रश्न पूछ सकते हैं अगला। दिलीप भाई, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो। दिलीप मोनाली है ना, उनका हाथ है, और बसंत सोनी, दो लोग। तो फिर बसंत भाई आप पूछ लीजिए प्रश्न, मुझे लगता है। हाँ भैया जी, वो बात है ना, आप जैसे बता रहे थे कि भी शहर के अंदर तो उत्पादन नहीं है, तो भैया फिर मान लो जो शहर में अभी वर्तमान में जो लोग हैं, हम जैसे लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो हम कैसे इसको उत्पादन के रूप में या उद्योग के रूप में, परिवार के रूप में कैसे देखें सह अस्तित्व के रोशनी में भैया? जब तक आप एकत्रित नहीं होंगे तब तक नहीं कर पाएंगे, है ना। एकत्रित का मतलब है जब तक हम लोग 100-200 परिवार एक नहीं हो जाएंगे तब तक हम उत्पादन में हाथ डाल नहीं पाएंगे, है ना। उत्पादन व्यक्तिवादी नहीं है, एक परिवार भी उत्पादन नहीं कर सकता, है ना। तो इसके लिए जो जीवन विद्या ये कह रही है कि हम सब एक परिवार है ना, अखंड समाज है। तो अखंड समाज की शुरुआत कैसे होगी? कम से कम 10 परिवार, 5 परिवार, 2 परिवार एकत्रित तो हों पहले। दूसरा है कि अभी जो भी कुछ है आपस में विनिमय तो करना शुरू करें। हमने कुछ अपने परिवार में बनाया, हम जिनके साथ जो मित्र परिवार है उनके साथ विनिमय करें। वो मित्र परिवार ने कुछ बनाया, है ना, वो हम हमारे पास विनिमय करके भेजें, है ना, दें। आपस में विनिमय तो शुरू करें। तो ये विनिमय भी तो मैत्री का पहचान है ना। हम लोग क्या है कि अभी कोई वस्तुएं, पहले तो हम लोग वस्तुएं देते थे, कोई भी जाता था तो अचार, पापड़, है ना, आदि आदि कुछ कुछ हम अपने घर में बनाते थे, वो अपने संबंधियों को देते थे, है ना। ये हमने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि स्नेह का अभाव हो गया, संबंध विहीनता आ गई, और संबंधों में, संबंध निर्वाह में मुद्रा आ गई, है ना, पैसा आ गया। और पैसा भी हम लोग दे नहीं पाते हैं, वो तो गणित में देते हैं ना, कि हमने इतना दिया था तो हमारे यहाँ कोई सामाजिक काम आता है तो हमको इतना वापस मिलना चाहिए, है ना। तो उदारता तो है नहीं, है ना, उदारता खत्म हो गई। तो जो आपने कहा जो शहर में लोग रहते हैं, अभी भी शहर में भी कुछ ना कुछ अपने घर में उत्पादन कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा उत्पादन शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम थोड़ा सा भी उत्पादन करते हैं, है ना, जिसमें बहुत अधिक शारीरिक श्रम नहीं लगता है, वो हमारे परिवार में उत्पादन प्रवृत्तियों को जन्म देगा, है ना। हम अपने बच्चों को, हम स्वयं भी, जैसे मान लो आप कोई काम धंधा करते हैं ना, काम धंधा करके भी हफ्ते में 2 घंटे निकाल के कोई चीज का उत्पादन कर सकते हैं, खाने जी। पीने की चीजें बना सकते हैं। तो उत्पादन प्रवृत्तियों को परिवार में सुनिश्चित करना, और परिवारों की परस्परता में विनिमय विनिमय को अभ्यास में लाना, है ना। हमने जो कुछ बनाया वो बेचने के लिए नहीं बनाया, है ना। तो जैसे बसंत भाई ने कुछ बनाया तो शालिनी बहन के यहाँ पहुंचा दिया, शालिनी बहन ने कुछ बनाया तो बसंत भाई को के परिवार में दे दिया, है ना। तो इससे आपस में विनिमय बढ़ेगा, मैत्री बढ़ेगी, स्नेह बढ़ेगा, है ना, और विश्वास भी बढ़ेगा एक परिवार के साथ। दूसरा, लाभ हानि मुक्त विनिमय हमको समझ में आएगा। अभी लाभ हानि मुक्त विनिमय हमको समझ में ही नहीं आता है। और उत्पादन की ओर यदि प्रवृत्ति बनती है धीरे धीरे, है ना, तो और फिर हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मान लीजिए 10-15 परिवार, 25 परिवार, 50 परिवार, है ना। तो हम जितना सुख से अभी रह रहे हैं इससे 1000 गुने, 100 गुने ज्यादा सुख से रह सकते हैं, है ना? अभी हम लोग सुख से नहीं रह रहे हैं, केवल हम अपने शरीर को जिंदा रहने के आधार पे जी रहे हैं, क्योंकि संबंधों का सुख तो है नहीं, है ना। दूसरे पड़ोसियों के साथ कोई मैत्री है नहीं, है ना, सामाजिकता बची नहीं, बच्चे हाथ से निकल गए, है ना। हमारे जीवन में कोई सार्थकता पहचानने में नहीं आ रही। हमको लग रहा हम ऐसे ही बूढ़े हो गए, ऐसे, है ना, बिना कुछ हासिल किए ही हुए, है ना। फिर कुछ लोग इतने बूढ़े हो गए कि मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में कोई सार्थकता बची नहीं। तो बस अपना आत्महत्या नहीं कर सकते, इसलिए प्रतीक्षा कर, मृत्यु आ जाए, है ना।
तो उसके लिए कुछ संग्रह कर लिया है, दवाई ववाई की व्यवस्था कर ली और अपने घर में रह के मृत्यु का प्रतीक्षा कर रहे हैं। मृत्यु थोड़ी कष्टप्रद ना हो इसके लिए आसन प्राणायाम कर लेते हैं, थोड़ा घूम आते हैं सड़कों पे जाके। ये सब आसन प्राणायाम घूमना जो है बिल्कुल गैर उत्पादक है ना? इससे कोई भी मानवीयता जन्म नहीं लेती है ना? उसकी जगह आप थोड़ा-सा किसी की सेवा कर दीजिए, थोड़ा-सा उत्पादन कर लीजिए, उसमें भी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी और उत्पादन भी हो जाएगा, है ना? किसी को पड़ोस में दे आइए, कोई सामान बनाया है तो आपका घूमना भी हो जाएगा और जो है मैत्री भी बढ़ जाएगी। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिसको अपनी कल्पनाशीलता को दौड़ाएँगे तो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था स्पष्ट होने लगेगी और तो आप प्रवृत्ति परिमार्जन दिखने लगेगा। नहीं तो प्रवृत्ति परिमार्जन दिखेगा नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। अब हमने किताबें पढ़ ली, अब हमने अध्ययन कर लिया, हमने रट हाँ, लिया, हम बहुत अच्छी-अच्छी बातें शिविर में कर लेते हैं, लेकिन आचरण में प्रवृत्ति परिमार्जन दिख नहीं रहा है ना? तो हम्म, प्रवृत्ति परिमार्जन के लिए व्यवहार का अभ्यास, कर्माभ्यास, है ना? विचाराभ्यास, कम से कम हमको कोई चीज़ समझ में आ गई है, तो हम दूसरे परिवार में जाके बताएँ कि भई हमको आज ये समझ में आया भाई, है ना? तो भी कम से कम मैत्री बढ़ेगी ना। सही हमने बात। समझ लिया, हम किसी को समझाना भी नहीं चाहते। फिर धीरे-धीरे वो समझ तो होती नहीं है, याद किया होता है क्योंकि प्रामाणिक नहीं होती है, तो भूल जाते हैं। तो कहते पहले हम बहुत अच्छी बात कर लेते, आजकल हमको याद ही नहीं रहता, भूल जाते हैं। तो ऐसी समझ किस काम की जो भूल जाए, है ना? समझ का अभ्यास करना पड़ेगा, है ना भैया? सही बात है। तो मेरे मन में एक ऐसी बात आ रही, जैसे अभी दिवाली का त्योहार आ रहा है, तो अपनी कल्पनाशीलता को दौड़ाया जाए, थोड़ा उत्पादन करके विनिमय किया जा सकता है, यहाँ से शुरुआत हो सकती है ना पापा? ये ठीक ठीक कल्पनाशीलता दौड़ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, सब लोग अपने-अपने परिवार में कोई-कोई चीज़ें बनाएँ, हाँ, आपस में एक-दूसरे के साथ शेयर कर लें, शेयर कर लें। थोड़ी-थोड़ी कर लें, हाँ, है ना? सही कम बात से है। कम अच्छा एक और बात है कि जब तक संबंध स्थिर नहीं होते हैं ना, हाँ, तब तक संबंध निर्वाह भी नहीं होता है। अभी हम लोग कैज़ुअल रिलेशनशिप के आधार पे रहते हैं ना, हुँ, तो यदि आप स्थिर संबंध किन्हीं परिवारों के साथ पहचानेंगे, तो वो हुँ, परिवार ज़्यादा नहीं हो सकते, 10-15 ही हो सकते हैं। हुँ, जैसे मान लो हमने 1000 परिवारों का शिविर ले लिया, तो हम 1000 परिवारों के साथ संबंध निर्वाह नहीं कर सकते। हुँ, मुश्किल से 5-10 परिवार ही होंगे जिनके साथ हम संबंध निर्वाह कर सकते हैं, मतलब जिनसे हम मिलने जा सकते हैं, उनके साथ कोई समझ का या वस्तु का निर्वाह कर सकते, सेवा का निर्वाह कर सकते, उनके सुख-दुःख में खड़े रह सकते हैं ना, हुँ, सुख-दुःख में हम सहयोगी बन सकते हैं ना, भागीदारी बन सकते हैं ना, तो हमको कम से कम 10-15 परिवार आपस में पहचानने चाहिए, जिनके साथ हम सेवा का, वस्तु का निर्वाह और अपनी समझ को आपस में शेयर कर सकते हैं ना। हम मान लीजिए पढ़ते-पढ़ते कोई चीज़ समझ में आ गई, अब हुँ, समझ को यदि आप उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो कहाँ उपयोग करेंगे? तो जो ये 8-10 परिवार अपन ने पहचाने हैं, उनको फ़ोन करके बोलेंगे, यार आज ये पढ़ते समय हमको ये समझ में आया। हमारे एक मित्र हैं, तो वो जीवन विद्या वाले ही हैं। तो जब वो कोई किताब पढ़ते हैं, जब पढ़ने में कोई चीज़ समझ में आती तो हमको फ़ोन करते हैं और नहीं समझ में आती तब भी फ़ोन करते हैं। मुझे उनके फ़ोन की प्रतीक्षा रहती है ना? तो हुँ, इससे क्या है कि आपस में मैत्री, विश्वास बनता है ना? तो ये जिसको अपन कह रहे हैं सह अस्तित्व विधि से जीने का तरीका है इसको, सही बात है। ठीक है ऐसा ना? मेरी छोटी बहन के साथ भी मेरा अभी हो गया है कि समझ में आया, तो फिर आगे समझाने के लिए हम सोचते हैं कि मौका मिल जाए तो बातचीत हो, फिर हम दोनों एक-दूसरे को कुछ बातें बताते हैं। ठीक है। तो ये बढ़िया है। बसंत भैया, और कोई प्रश्न है? नहीं दीदी, ये भैया ने अच्छा क्लियर करवा दिया कि अभी हम जो शहर में रह रहे हैं, जो अपना हुँ, अपना कार्यक्रम बना हुआ है, उसके साथ साथ ये जो वस्तुओं का लेना देना है ना, हुँ, ये जो हुँ, व्यवहारिकता से जुड़ता है, तो ये एक हुँ, आपस में फैलने का जो जुड़ा हुआ मामला है उसमें दिखता है दीदी, है ना। और सही बात है। आगे समझ ही रहे हैं दीदी, कोई और इंक्वायरी होगी तो, है ना। ठीक है।
बढ़िया। किसी और के लिए कोई प्रश्न है? मम्मी कह रही हैं कि 10 सोपानी जो व्यवस्था है उसमें भागीदारी से ही निर्वाह होगा, है ना? उसको समझे बिना, उसमें जिए बिना निर्वाह होगा नहीं। और किसी को कोई प्रश्न बन रहा है, कोई कल्पना बन रही हो तो भी शेयर करें, है ना? नमस्ते भैया। जी। भैया थोड़ा सा एक बार वापस आप स्नेह पे रखेंगे, स्नेह के भाव के बारे में जो ये बात की थी, एक बार ब्रीफ में रखेंगे आप, क्योंकि मेरा क्वेश्चन उसी से बन रहा है, तो मैं क्वेश्चन बाद में रख पाऊंगा। हाँ, स्नेह का मतलब है स्वयं स्फूर्त मिलन को स्नेह कह रहे हैं ना। जी स्नेह का मतलब तो यही है ना। हाँ भैया, तो ये सेंटेंस ही याद नहीं आ पा रहा था। हाँ। स्वयं स्फूर्त मिलन, या जैसे संबंध की पहचान और संबंध का निर्वाह, हम्म। मूल्यों के साथ संबंध का निर्वाह, ऐसे भी उसको समझ सकते हैं। जी। तो भैया ये तो जो हम देखते हैं, जैसे ये बात हम अपने बच्चों से देखें, जैसे मेरी बेबी छोटी थी और जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है, तो मैं उसमें देखता हूँ तो जो सहज स्फूर्त जो मिलन का भाव है या संबंध की जो पहचान है और उसका निर्वाह है, वो तो बच्चों में तो बेसिकली, और हम बोल भी रहे हैं कि ये स्थापित मूल्य हैं, तो वो ऑलरेडी उनमें हैं और उनमें स्पष्टता से दिखाई भी देता है। लेकिन यही बच्चे आज जो वातावरण है उसमें जीने जाते हैं, तो वो अपनी मम्मी के साथ भी और अपनी बुआ के साथ भी और अपने अंकल के साथ भी, पापा के साथ भी, उसका जो भाव है उसमें एक स्थिरता होती है। स्थिरता रहे। जी, लेकिन जब वो माँ की तरफ से तो वैसा रेसिप्रोकेट। बिल्कुल सही कहा आपने, स्नेह पूर्वक ही संबंध में निष्ठा बनती है ना। जी संबंध में स्थिरता निष्ठा जो है वो स्नेह के बिना नहीं है। जी और जी स्नेह जो है न्यायपूर्ण व्यवहार में निर्विरोधिता है। अभ्युदय के लिए स्वयं स्फूर्त उभय मिलन है। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी ये अध्ययन शिविर, अध्ययन का ये उपक्रम चला रहे हैं ना, ये भी स्नेह है ना। जी आपस में स्नेह है, इसलिए हम आपस में सहजता से बात कर पा रहे हैं, जी है ना। और इसी प्रकार से स्नेह से ही, स्नेह का जो शिष्ट मूल है वो निष्ठा है। निष्ठा का जी मतलब होता है कि हम संबंधों के प्रति निष्ठान्वित हो जाते हैं, यही स्नेह की उपलब्धि है ना। जी इस निष्ठान्वित हो जाते हैं यानी संबंध निर्वाह करने लगते हैं, स्वीकार जी कर लेते हैं, है ना, पहचान लेते हैं, है ना। जी और संबंध को पहचानने का मतलब पूर्णता के अर्थ में पहचानते हैं, स्वार्थ के अर्थ में या भोग के अर्थ में, है ना, या मनोरंजन के अर्थ में, है ना। ताश खेलने के लिए लोग संबंध को भी पहचान लेते हैं, वो स्नेह नहीं है ना। जी वहाँ जी स्नेह का मतलब ही नहीं, इसलिए वहाँ संबंध में निष्ठा नहीं रहती है ना। वहाँ पे भोग विलास होता है या हार जीत होती है ना। जी तो स्नेह जो है जिसको अपन कह रहे हैं वो मानवीयतापूर्ण आचरण में निष्ठा के रूप में ही स्पष्ट होता है ना। ऐसा जी उसी के लिए जैसे हम लोग कोई गोष्ठी करते हैं उसको भी स्नेह मिलन कहते हैं ना। स्नेह मिलन या तो स्नेह मिलन का मतलब है कि जब मिलने में सुख लगे, तो मिलने में सुख कब है? जब संबंध का स्वीकृति है, संबंध में निष्ठा है, संबंध निर्वाह के लिए निष्ठा है, तभी स्नेह प्रमाणित। संबंध में मिलना ही नहीं चाहते, है ना, कोई आ गया है वो हमारे लिए सिरदर्द हो गया है, बोझ हो गया है, कब चला जाए, है ना। कोई एक दबाव बस तो हम कर रहे हैं कि कहीं बुरा ना लग जाए, अंदर में स्नेह नहीं है, तो उसमें सुखी कहाँ है, उसमें कोई मजा नहीं है वैसा, जीने में कोई मजा नहीं। हाँ, रश्मि बहन को। जी भैया, तो भैया यहाँ पर जो बात स्पष्ट हुई है कि संबंध भी अगर है लेकिन उसमें भाव नहीं है, तो उसमें वो एक औपचारिकता हो जाती है। और जब आसपास इस तरह से औपचारिकतावश, या जैसे अभी आपने बोला कि स्वार्थवश या मनोरंजन के अर्थ में, पूर्णता के अर्थ में तो समझ आती तब शुरू होता है। तो जो आसपास ज्यादातर जो लोग हैं, परिवार में भी या एक्सटेंडेड फैमिली में भी या फ्रेंड्स में भी या समाज में भी, तो वहाँ फिर बच्चा उससे प्रभावित होने लगता है। तो ये जो बच्चा है, ये कैसे इसको ठीक रख पाए, अपने अंदर जो भाव हैं जो पहले से स्थापित है वो उसमें जी रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे वातावरण की वजह से उसमें भी बदलाव आने लगते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग या तो स्वार्थ के अर्थ में या भोग के अर्थ में या
हाँ, उसके लिए तो सामाजिकता पे काम करना पड़ेगा, सामाजिकता का विकास करना। सामाजिकता का विकास तभी होगा जब हम परिवार आपस में मित्र होंगे। जी यदि भैया भैया परिवारों की परस्परता में मैत्री नहीं आएगी तो सामाजिक वातावरण नहीं बनेगा। अभी हम अपने बच्चों को कहाँ भेजें, ये प्रश्न आता है। यदि हम एक सामाजिक परिवार समूह बना लेते हैं ना, जिनमें आपस में मैत्री है, एक दूसरे को हम पहचानते हैं, जिनका हम मूल्यांकन कर चुके हैं, जिनके चरित्र का हमको पता है ना, तो हम अपने बच्चों को वहाँ भेज सकते हैं, है ना। क्योंकि बच्चों को जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, है ना। तो जी वो स्पेस तभी मिलती है जब वो दूसरे परिवारों में जाके दूसरे बच्चों के साथ खेल पाते, पढ़ पाते हैं ना, अपनी शेयरिंग आपस में कर पाते हैं। तो इसीलिए हमको सह-अस्तित्ववादी समाज बनाना पड़ा। जी सह-अस्तित्ववादी समाज का मतलब है परिवारों के बीच में मैत्री पूर्वक हमको संगठित होना पड़ेगा, गठित होना पड़ेगा। हाँ भैया, देखो ये प्रैक्टिकली तो यही है कि ये हुए बिना वातावरण निर्मित नहीं होगा, और जब तक वातावरण निर्मित नहीं होगा तब तक परिमार्जन भी उतनी गति से नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी जब तक ये वातावरण निर्मित नहीं हो रहा, जो कि प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि अभी तो जो भाई बहन है उनमें भी डिस्टेंस आने लग गई है। वो अपने बच्चे को और अपने उस बहू को ही अपनी फैमिली समझते हैं, भाई की जो बच्ची है उसको उस तरह से नहीं देख पाते हैं, उस तरह से उसमें निष्ठा नहीं है, वो औपचारिकता आ गई है। तो ऐसे समय पे वो जो बच्चा है वो क्या करे? अभी तो भोग नहीं है। यदि आप व्यक्तिवादी तरीके से रहेंगे और समाज निर्माण में काम नहीं करेंगे तो भोगना ही है, हमको भी, आने वाली जनरेशन को। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो भैया इसमें यही कि पूरा प्रयास समाज निर्माण पे जाएगा, तभी परिमार्जन हो पाएगा। क्योंकि ये व्यक्तिवादी रास्ता नहीं है ना, हाँ, नहीं है भैया, ये व्यक्तिवाद। अस्तित्ववादी रास्ता है। हमने हाँ, हमने जो रास्ता चुना है वो सर्व के सुख का रास्ता है। जी हम जो है व्यक्तिवादी अपने शुभ, है ना, सुखा स्वांतः सुखाय नहीं है ये जीवन विद्या, जी है ना। क्योंकि सर्व के शुभ में मेरा शुभ है ना, सर्व के हित में मेरा हित है ना। तो सर्व सुख के लिए हम विचार करेंगे, तभी विचार में भी परिमार्जन आता है ना, वैचारिक परिमार्जन, जब हम सर्व के सुख के लिए सोचते हैं ना। और समाज को इसकी प्रतीक्षा है। आप कहीं पर भी सर्व सुख की बात करिए, लोग सुनना ही चाहते हैं। व्यक्तिवादी सुख को लोग सुनना नहीं चाहते, उसको खरीदना चाहते हैं व्यक्तिवादी सुख। इसीलिए मेडिटेशन का बाजार आ गया है ना, क्योंकि उसको खरीदना चाहते हैं। आप फ्री में मेडिटेशन कराइए, लोग नहीं आएंगे। आप पैसे लगा के करिए, क्योंकि उनको लगता है पैसे लगा के हम अपना सुख खरीद सकते हैं, है ना। तो हम तो कह रहे हैं कि सर्व शुभ हो, सभी लोग ध्यान पूर्वक जिए, है ना, न्याय के साथ ध्यान लगा के जिए, है ना, ऐसा करें। ठीक है, ये समझ में आता है आपको? सभी ठीक है को भैया। ख्याल से समझना। आप ही समझते तो हैं ही आप, ऐसा नहीं नहीं समझते। ठीक है भैया, आभार, आप धन्यवाद। जी, रश्मि दीदी आप हैं? जी दीदी, जी नमस्ते भैया जी। अ, आपके पूरे जवाब में एक्चुअली मेरे प्रश्न का भी उत्तर हो गया। मैं यही समझना चाह रही थी कि सर्व शुभ के लिए काम किए बिना कैसे सामाजिकता आएगी। मतलब सामाजिकता में ही मैं भी थोड़ा सोच रही थी, और उसी में फंसाव दिखता है कि अभी जीवन विद्या से मैं जुड़ी हूँ, पूरा परिवार तो नहीं जुड़ा है, और समाज तो थोड़ा और दूर दिखता है। तो खुद में काम शुरू किया है अभी, तो मतलब ऐसा लग रहा है अभी तो पहली सीढ़ी पे खड़ी हुई हूँ। तो सफर लंबा दिखता है, तो वो वही विचार आता है कि कैसे सफर तय करूं, कैसे चलूं, कि ये सर्व जो शुभ को जीवन देखूं। विद्या से जुड़ने का मतलब क्या होता है? जीवन विद्या से जुड़े, मतलब जैसे सही समझ के रास्ते पे, क्योंकि कुछ तो ऐसे लग ही आपने रहा ये था कहा कि कि बहाना जब आप थी। आप जीवन विद्या से जुड़े हैं, ऐसा मुझे जी लगता जी। है कि सभी लोग जीवन विद्या से जुड़े हुए हैं। अच्छा। आपके जी जो भी संबंधी हैं वो भी जीवन विद्या से। जीवन विद्या जीने की विद्या है ना। सभी लोग जो है जीवन को समझना चाहते हैं, सही जीना चाहते हैं, सब मूल्यों के प्यासे बैठे हुए हैं। जैसे लोग कहते हैं कि सुनना नहीं चाहते, आप ये कहोगे कि पाठक जी के शिविर में आ जाएंगे, वो लोगों को नहीं सुनना है ना। लेकिन आप यदि उनको
उनके साथ संबंध निर्वाह करने लगेंगे, है ना, मूल्यों का, स्नेह का, ममता का, वात्सल्य का, सहयोग करने लगेंगे एक दूसरे का। वो तो लोग बैठे ही हैं कि कोई कर नहीं रहा है, यही तो समस्या है ना। तो ये कहना ठीक नहीं है कि बाकी लोग तैयार नहीं है, जीवन विद्या से जुड़े नहीं है। सभी जीवन विद्या से जुड़े हुए हैं, है ना। सभी में परंपरा में हजारों साल से जीवन को समझने का प्रयास है, ब्रह्म को समझने का प्रयास है, सही जिंदगी जीने की प्रयास है ना। तो हम लोग किसी अ, एक जिसको हम लोग कह रहे हैं कि किसी समुदाय के रूप में जीवन विद्या को प्रस्तुत ना करें, है ना, कि हम कहें कि तुम शिविर कर लो। अभी हमको कई लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं हमने जीवन विद्या कर ली। हमने कहा ये क्या कर लिया आपने भाई, है ना। जीवन विद्या कर ली का क्या मतलब कोई शिविर अटेंड कर लिया, फिर हम जीवन विद्या से जुड़े हैं मतलब अध्ययन कर लिया हमने, और आप परिवारों से जुड़ नहीं रहे हैं, है ना, संबंधों में निर्वाह नहीं कर रहे हैं, तो क्या मतलब ऐसे अध्ययन से? कोई मतलब नहीं, है ना। यदि हम आपस में एक नहीं हो पा रहे हैं, परिवार के रूप में भी और परिवारों के बीच में भी, या जिनके साथ जो हमको समाज में अच्छे लोग समझ में आते हैं उनके साथ भी नहीं जुड़ पा रहे। चलो भाई ठीक है, हमारे परिवार में भी उतना वातावरण नहीं बना, धीरे धीरे बनेगा। लेकिन जिन परिवारों में बन गया है, जिन व्यक्तियों में कुछ समझ स्थापित, उनको तो कम से कम उनके साथ खड़े हो जाएं, सहयोग करें उनका, उनके मित्र हो जाएं, उनको प्रोत्साहित करें, उनके जीवन में कुछ स्थायित्व लाने का प्रयास करें। मान लो कोई आर्थिक रूप से कमजोर है हमारे बीच में, तो उसका आर्थिक जो कैसे सुनिश्चित हो इसके लिए कुछ उसको सुझाव दें, कुछ सहयोग करें। ऐसा करने से मैत्री बढ़ेगी ना, विश्वास बढ़ेगा। तो जो सहयोगिता, सहभागिता, सहकारिता, पूरकता है, इसका निर्वाह करने से विश्वास आता है ना, निर्वाह करने से स्नेह आता है। इस निर्वाह करने जाते हैं तो धीरता, वीरता, धीरता, वीरता, उदारता जो है वो प्रमाणित होती है, जो मानवीय स्वभाव है। हम निर्वाह नहीं करेंगे तो धीरता, वीरता, उदारता का प्रमाण कैसे आएगा, है ना। मानवीय प्रवृत्तियों के रूप में परिमार्जन कैसे होगा, है ना। प्रवृत्ति, हम उन्हीं प्रवृत्तियों में जीते हुए केवल अपेक्षा करेंगे कि दूसरा हमारे लिए सहयोग करने लगे। मैं कहूँ तो वो जीवन विद्या की क्लास में चला जाए, शिविर अटेंड कर ले, है ना। तो ये तो कोई विधि नहीं है ना। विधि ये है कि लोग खुद पूछें आपसे कि आप ऐसा क्या पढ़ लिए हो कि आप इतने बढ़िया तरीके से समाधान को प्रस्तुत करते हो, इतना अच्छे से जीते हो, कहाँ जाते हो भाई, क्या पढ़ते हो, है ना। तो विधि तो ये है कि उनमें जिज्ञासा का उदय हो। जिज्ञासा का उदय होगा तो मुझे लगता है कि ये समस्या ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बसंत भैया, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न लेंगे बसंत भैया का, फिर क्लास समाप्त करेंगे। हाँ ठीक है। तो आदरणीय सर, ये पूछ रहा था कि ये जो अभी मानव अपने परिवार में जो जी रहा है ना, तो उसमें प्रिय हित लाभ की दृष्टियां ज्यादा दिखती है, और उसमें न्याय धर्म सत्य के साथ जो अपेक्षाएं बनती है उनको फिर कैसे, वो अपेक्षाएं तो बनी ही रहती है ना, उसका क्या सलूशन किया जाए? वो पीड़ा के रूप में बन जाता है फिर बाद में। परिवार में बनी है, लेकिन आप न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीने लगी। हाँ, ये भी एक शंका का मामला तो है भैया। आप न्याय से जिएंगे तो कौन मना करेगा नहीं न्याय से मत जियो? कोई रोक रहा है क्या न्याय से नहीं जीने के लिए? नहीं, वो खुद का पार्ट तो बन गया कि हाँ भाई, ये खुद के साथ जीने से मामला तो जाता ही है, लेकिन खुद के साथ अभी जीना मतलब सह अस्तित्व खुद, में जीना है हाँ ना, खुद के साथ हाँ जीना है। हाँ हाँ हाँ, अपने ऊपर अप्लाई करने की बात से बोल रहा था अपने भैया। ऊपर अप्लाई नहीं करना, दूसरे के ऊपर अप्लाई। मूल्य निर्वाह दूसरे के साथ हो, अपने ऊपर। जैसे सहयोगिता आप अपने साथ क्या करेंगे, सहभागिता अपने साथ क्या करेंगे। हाँ ठीक ठीक है, ये बात कि भाई मैं अपनी तरफ से शुरू करने की बात कर रहा हूँ भैया, कि भी हाँ मूल्यों का निर्वाह करना है ना। हाँ। तो उसमें ये तो है ही, हैंड खुला है कि इसमें तो हम अपना है ना रोल निभा ही सकते हैं अपनी तरफ से, है ना। और कौन मना तो करेगा? आप किसी किसी के सहयोग करेंगे तो वो कहेगा कि नहीं नहीं नहीं। हाँ, थोड़ा लेकिन एक यहाँ आध बार कहेगा जब तक अविश्वास है,
लेकिन जब उसको हाँ, लगेगा नहीं ये दिल से सहयोग कर रहे हैं तो वो उसको तो प्रसन्नता होगी, है ना। तो इसमें इसमें भैया निर्णय जब बनते हैं ना परिवार में किसी कार्य को करने के लिए, तो उसमें है ना भेद बन जाता है कि परिवार भी। में निर्णय बनते ही नहीं है जब तक जागृति नहीं आती, समझ नहीं आती। जब तक संबंध का स्वीकृति नहीं होता है, मनमानी होती, निर्णय नहीं होते। हम्म, ये कुछ ऐसा ही हो रहा है भैया। ऐसे ही हो रहा है ना। जैसे अभी राष्ट्र में निर्णय नहीं हो, अंतरराष्ट्र में निर्णय नहीं हो पा रहे। हम्म, आपने देखा ना कि एक प्रस्ताव था कि हम्म, युद्ध विराम होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्णय नहीं हो पाया। तो निर्णय नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि अमानवीयता है, शोषण है, अपराध है, न्याय से न्यायपूर्वक विचार नहीं हो रहा है। तो जब तक परिवार में न्याय प्रतिष्ठित नहीं होगा, स्थापित नहीं होगा, निर्णय नहीं हो सकता, मनमानी ही हो सकती है। तो उसमें ऐसे ये तो है कि जो व्यक्ति समझदार है वो अपनी तरफ से शुरू कर देता है जीना, शुरू करता है धीरे धीरे। उसके उत्सव को देख के, उसकी समझदारी को देख के, उसकी स्पष्टता को देख के लोगों को लगने लगता है यार आप क्या कैसे ये चीजें जानते हो, कैसे समझते हम्म, हो, ये कहाँ से हम्म, सीख लिया, हम्म, है ना। तो अपने को प्रमाणित करके ही हम इस विद्या का, जिसको जीवन विद्या कह रहे हैं, इसका लोक व्यापीकरण कर सकते। इस शिविर हम्म, करने से नहीं होगा। हम्म, आप कहो कि दूसरे को हम शिविर करा के विधि से करेंगे, वो नहीं होगा। जैसे हम्म, कोई कहते हैं मेरे से कि मेरी पत्नी को सिखा दो, हमने कहा आप अपनी पत्नी को आप खुद सिखाइए, है ना। हम तो आपको बता सकते हैं कि पति पत्नी संबंध ये होता है हम्म। ना। बाकी आप आपस में सीखिए। तो दूसरा ऐसे आदमी भैया। पत्नी को सिखाएगा, ये उसके पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं है क्या। हम्म, हम्म। अपना समझिए, अपना जिए। और ये जो तो हम एक। केवल अपने अपने को देखते रहते हैं, यही तो, यहीं से तो निकलना है। सह अस्तित्ववाद यही तो कह रहा है कि भाई हम्म, हम्म, हमको संबंधों में मूल्यों का निर्वाह तो संबंध में ही होता है ना। संबंध विहीनता में कोई मूल्य का पहचान भी नहीं। निर्वाह तो बहुत उससे आगे की संबंध को हम्म, पहचानना यानी मूल्यों को पहचानना। संबंध का निर्वाह करना यानी मूल्यों का निर्वाह करना, है ना। तो ये निर्वाह तो दूसरे के साथ ही होता है, अपने में नहीं होता। ठीक है। तो एक लंबी यात्रा लगती है भैया इसको कि मेरे को तो ऐसा दिखता है कि भी हम अपनी तरफ से जो चलेंगे वो एक लंबी यात्रा का ही मामला लंबी रहेगा यात्रा भी नहीं है, परिवार। समीचीन है। हम्म, समीचीन बोलते हैं। लंबी यात्रा तो हम्म, ये वाली है जो अमानवीयता की है। इसमें कोई अंत ही नहीं है इसका। जैसे संग्रह का कोई तृप्ति बिंदु नहीं है, ऐसे ही हम्म, अमानवीयता में कोई निर्णय नहीं है। अनंत काल तक कोई निर्णय अमानवीयता से नहीं है। अन्याय में कोई निर्णय हो सकता है क्या। हम्म। अन्याय में कभी निर्णय नहीं हो सकता है। तो समाधान तो पास में ही है। हम जो पास में है उसको नहीं देख रहे हैं। ठीक बात है भैया। समझ में आ रहा है भैया बसंत भाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया भैया कि जो परिवार में हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वही नहीं कर रहे हैं। है हाँ ना भाई, हम है ना भाई दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी है ना तनाव और विरोध का कार्यक्रम बन जाता है लास्ट में, है ना। हाँ वो जीने वाला काम कार्यक्रम कम है और बताने वाला और समझाने वाला कार्यक्रम ये ज्यादा है कि जिससे वो है ना मामला जुड़ता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि और हमारा जीवन निरर्थक रहा है ना। तो हमको हम्म, लगता है कि शायद कुछ बोल के हम अपनी सार्थकता को पालेंगे, हम्म, इसीलिए बोलने वाला कार्यक्रम प्रधान हो जाता है। हम्म, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, कहीं समाधान को पहचान नहीं पा हम्म, रहे हैं, अच्छाइयों को पहचान नहीं, अच्छा विचार क्या होता है उसको है ना, चिंतन नहीं कर पा हम्म, रहे, मनन नहीं कर पा रहे। अब कहीं से हम्म, बाबा जी से कुछ थोड़ा सा मिल गया, किसी के शिविर में हाँ, कुछ सुन लिया तो दौड़ दौड़ के बताना चाहते हैं, हमको पता लग ठीक। गया, है ना। ठीक बात भैया, ऐसा ही ऐसा ही हम्म। सही बात है। ऐसा ही। बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया मैं सिर्फ एक बात और पूछना चाह रहा था कि आप जो अभी ये तो दीदी ने बहुत बढ़िया शानदार कार्यक्रम चलाए ये हम लोगों के लिए कि जिसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग सुनना जानकारी और समझ दर्शन के रूप में मिलती है। तो आप भी भैया कोई ऐसा मतलब कि चला रहे हो कि जिसमें हम लोग और ज्वाइन आपसे कर सके और कोई बुक का पठन या ऐसा कुछ।
आपके साथ भी जुड़ने का कोई ऐसा कार्यक्रम जी रूटीन में? चल रहा है और ग्रुप में शेयर भी किया है मैंने 1-2 बार, फिर से शेयर कर दूंगी। और पापा आप ठीक बताइए, ठीक। हाँ जहाँ जहाँ और हैं। हम लोग जुड़े हुए हैं अभी। जितनी बात यहाँ हो रही है इतना भी बहुत है। ये मेरे लगता है कि जरूरत से ज्यादा है। इतना ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे, जितना हम लोग अभी 1 घंटे बात कर लेते हैं इतना बहुत है। बाकी वांग में पड़ी है अपने घर में, है ना। बहुत ठीक है ज्यादा भैया। 10-12 5-7 ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा, पचेगा नहीं, है ना। हम्म तो ज्यादा अजीब नहीं हम्म। था। एक अधिकतम 2, बस इससे ज्यादा नहीं करिए, है ना। संतुलन भी तो रखना है ना अपने। हाँ हाँ एक बिल्कुल ग्रुप ये भैया, हो गया, बिल्कुल। एक आध कोई और लगता है तो कर लीजिए, वैसे एक भी बहुत होता है ना। हम्म। ठीक ठीक है भैया। और बाकी समय वांग्मय पढ़िए। फिर वांग्मय का कोई प्रश्न आता है तो वो यहाँ डिस्कस कर लीजिए इस प्लेटफॉर्म पे। तो हम में से कोई ना कोई जिसका समझ होगा वो समझा देगा, नहीं हम लोगों को समझ में आएगा तो हम लोग फिर वांग्मय देखेंगे, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं ही समझाऊंगा, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है यहाँ पे, है ना। हम आपस में समझेंगे, कुछ हम समझेंगे, कुछ आप प्रश्न करते हैं उससे समझ बढ़ती है ना। कई बार कोई कोई चीज़ों का आप ध्यानाकर्षण भी करा सकते हैं ना, कि मुझे तो ऐसा लगता है भैया, है ऐसा। यही विधि है, विधि। ठीक ठीक है भैया, बहुत सुंदर। हाँ, हरि हर सभी हरी। को। बढ़िया। तो आज काफी व्यावहारिक चर्चा हुई, जीवन में उतारने लायक बातें हमें काफी सारी समझ में आई। ये समझ में आया कि स्वांतः सुखाय नहीं, सर्व शुभ के लिए ये कार्यक्रम है ना। सहअस्तित्ववाद ये विचार के रूप में यहाँ से भिन्न है। जब जब स्वांतः सुखाय के लिए कोई भी प्रश्न बनता है या वापस हम उसी दायरे में खिंच जाते हैं तो सहअस्तित्ववादी विचार से अलग हो जाते हैं। तो ये काफी बड़ा चेक पॉइंट भी है कि हम अपने में देखें, थोड़ा जांचें, अपने मतलब अपने को देखते रहें कि हम कहाँ इसमें अटक रहे हैं। तो वापस अपने विचार को फैलाने के लिए सबसे पहला स्टेप तो यही है कि समाधान के रूप में विचार हमारा पूरा हो जाए। ठीक है, तो 8:55 हो चुके हैं और आज की क्लास को, आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो सभी को। हरि हर। हरि हर सभी को नमस्कार। हरि हर।